नमस्कार, न्यूज एट 9 में आपका स्वागत है। मैं हूं वीरत दुबे। आइए जल्दी से डालते हैं आज की हेडलाइंस पर नजर। जल्लीकट्टू व कंबाला पर सुप्रीम कोर्ट ने दिया बड़ा फैसला। इन्हें अनुमति देने वाले कानून रहेंगे बरकरार। सदियों पुराना खेल है जल्लीकट्टू। इंटरनेशनल म्यूजियम एक्सपो 2023 का हुआ उद्घाटन। मौके पर कई दिग्गज रहे मौजूद। म्यूजियम्स के प्रति बढ़ेगी जागरूकता। और 7.7 की तीव्रता का भूकंप किया गया दर्ज। जारी हुई सुनामी की चेतावनी। पृथ्वी पर आने वाले ज्यादातर भूकंपों के लिए जिम्मेदार है प्रशांत महासागर। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दूं, इस बुलेटिन को अगर आप पीडीएफ फॉर्मेट में पढ़ना चाहते हैं तो अमृत उपाध्याय 007 इस टेलीग्राम से डाउनलोड कर आसानी से पढ़ सकते हैं। भारतीय प्रतिभूति और विनियमन बोर्ड यानी सेबी ने AIF यानी अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड के लिए नए फ्रेमवर्क का प्रस्ताव रखा है। इसे कॉरपोरेट गवर्नेंस सिस्टम को मजबूत करने के लिए लाया गया है। प्रस्ताव के तहत कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2 AIF को सीधे या परोक्ष रूप से धन उधार नहीं लेना चाहिए। हालांकि ये इन्वेस्टी कंपनी में निवेश करते समय ड्रॉ डाउन में कमी को पूरा करने के मकसद से कुछ कंडीशंस में उधार ले सकते हैं। कंडीशंस में शामिल हैं कि इन AIF द्वारा ऐसी उधारी केवल आपात स्थिति में और अंतिम उपाय के रूप में ही ली जानी चाहिए। उधारी ली गई राशि इन्वेस्टी कंपनी में किए जाने वाले प्रस्तावित निवेश के 10% से अधिक नहीं होनी चाहिए। इस तरह की उधारी की लागत केवल ऐसे निवेशकों से वसूली जानी चाहिए जो ड्रॉ डाउन भुगतान में डिले या डिफॉल्ट करता है। साथ ही प्रस्ताव में यह भी कहा गया है कि कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2 AIF को अनुमति मिले लीवरेज की 2 अवधियों के बीच 30 दिनों का कूलिंग ऑफ पीरियड बनाए रखना चाहिए। कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2 AIF के लिए उधार लेने की अनुमति देने के पीछे की मंशा यह है कि उधार ली गई राशि का इस्तेमाल AIF की ऑपरेशनल जरूरतों को पूरा करने के लिए किया जाएगा, न कि निवेश करने के मकसद से। इसके अलावा सेबी ने यह भी जरूरी करने का प्रस्ताव किया है कि AIF को अपने निवेश के इंस्ट्रूमेंट या सिक्योरिटीज को केवल डीमैट फॉर्म में रखना चाहिए। इतना ही नहीं, वैसे AIF जिन्होंने रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट्स पाने की तारीख से 5 साल पूरे कर लिए हैं, उन्हें अपने लागू रजिस्ट्रेशन फी के 50% के बराबर रिन्यूएबल फी का भुगतान करना होगा। सेबी एक पूंजी बाजार नियामक संस्था है। इसकी आधिकारिक स्थापना भारत सरकार द्वारा 1988 में की गई थी, मगर इसे वैधानिक अधिकार 1992 में दिया गया। इसे भारतीय संसद द्वारा पारित सेबी अधिनियम 1992 से यह अधिकार मिला है। उधर प्रशांत सुनामी चेतावनी केंद्र ने प्रशांत महासागर में मौजूद न्यू कैलेडोनिया, फिजी, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया आदि में सुनामी की चेतावनी जारी की। असल में दक्षिण प्रशांत महासागर में 7.7 तीव्रता का भूकंप रिकॉर्ड किया गया है। USGS यानी यूनाइटेड स्टेट्स जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक भूकंप का केंद्र समुद्री जमीन से 10 किलोमीटर की गहराई में पाया गया है। भूकंप का मतलब पृथ्वी की कंपन से होता है। यह एक प्राकृतिक घटना है। इसमें पृथ्वी के अंदर से ऊर्जा निकलने के कारण तरंगें पैदा होती हैं। ये तरंगें सभी दिशाओं में फैलकर पृथ्वी में वाइब्रेशन पैदा करती हैं। इन तरंगों को सिस्मोग्राफ से मापा जाता है। यही भूकंप की तरंगें जब समुद्री नितल पर पैदा होती हैं तो समुद्री सतह पर विनाशकारी लहरें उठने लगती हैं। इसे सुनामी कहते हैं। सुनामी जापानी शब्द सू यानी बंदरगाह और नामी यानी विनाशकारी लहरों से मिलकर बना है। अपने ओरिजिन के स्थान पर इन विनाशकारी लहरों की गति अधिक जबकि ऊंचाई काफी कम रहती है, मगर जैसे जैसे ये लहरें तटीय क्षेत्रों की ओर बढ़ती हैं तो इनकी ऊंचाई भी बढ़ने लग जाती है। आपको बता दें कि दुनिया में सबसे बड़ी और अधिक भूकंप की परिघटना परिप्रशांत भूकंप की ये पेटी में देखने को मिलती है। यह पेटी प्रशांत महासागर के किनारे पाई जाती है। यहाँ पृथ्वी पर आने वाले सबसे बड़े भूकंप के करीब 81% भूकंप दर्ज किए जाते हैं। यही कारण है कि इसे रिंग ऑफ फायर के नाम से भी जाना जाता है। अब आप सभी लोगों के लिए एक जरूरी सूचना। स्टडी IQ IAS हिंदी माध्यम में 5वां लाइव फाउंडेशन बैच लेकर आई है। 11 मई शाम 6 बजे से इस बैच की शुरुआत हो चुकी है। 20 मई इस कोर्स में एडमिशन लेने की अंतिम तिथि निर्धारित है। इस कोर्स में प्रतिदिन 2.5 से 3 घंटे की नियमित कक्षाओं के अलावा हस्तलिखित नोट्स, PDF, मुख्य परीक्षा हेतु उत्तर लेखन कार्यक्रम सहित अन्य बहुत से उपयोगी फीचर्स आपको प्राप्त हो सकेंगे। इस कोर्स में डिस्काउंट हासिल करने के लिए आपको विरद लाइव कोड का इस्तेमाल करना होगा। इससे यह कोर्स आपको केवल 18,999 में प्राप्त हो सकेगा। कोर्स से संबंधित अधिक जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक कर सकते हैं।
47वें अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंटरनेशनल म्यूजियम एक्सपो 2023 का उद्घाटन किया। इसका उद्घाटन नई दिल्ली में किया गया। इस एक्सपो का मकसद संग्रहालयों को भारत की सांस्कृतिक कूटनीति में अहम भूमिका निभाने वाले सांस्कृतिक केंद्रों के रूप में विकसित करना है। इस एक्सपो का शुभंकर चेन्नापट्टनम कला शैली में लकड़ी से बनी डांसिंग गर्ल है। इस एक्सपो को संग्रहालयों पर एक बातचीत शुरू करने और पेशेवरों से रूबरू होने के लिए डिजाइन किया गया है। साथ ही इसे भारत की विरासत को सहेजने की कोशिश के साथ साथ एक नया सांस्कृतिक ढांचा के तौर पर पेश किया गया है। इसमें स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास के साथ ही हजारों साल की समृद्ध विरासत को भी शामिल किया जा रहा है। जबकि अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस हर साल 18 मई को मनाया जाता है। इसे मनाने के लिए पहल की शुरुआत 1983 में की गई थी। इसी साल 18 मई को संयुक्त राष्ट्र ने संग्रहालयों की विशेषता एवं महत्व को समझते हुए इसे मनाने का फैसला किया था। इस दिवस को मनाने का मूल मकसद आम लोगों में संग्रहालयों के प्रति जागरूकता फैलाना है। साथ ही लोगों को संग्रहालय के जरिए अपने इतिहास और पुरानी समृद्ध परंपराओं के बारे में जानकारी देना है। अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय परिषद के मुताबिक संग्रहालय में ऐसी अनेक चीजें सुरक्षित रखी जाती हैं जो मानव सभ्यता की याद दिलाती हैं। यहाँ रखी वस्तुएं हमारी सांस्कृतिक धरोहर और प्रकृति को दिखाती हैं। आपको बता दें कि इस साल अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस की थीम म्यूजियम सस्टेनेबिलिटी एंड वेलबींग रखी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने जल्लीकट्टू व कंबाला को अनुमति देने वाले कानूनों को बरकरार रखा है। दरअसल पशुओं के प्रति क्रूरता की रोकथाम तमिलनाडु संशोधन अधिनियम 2017 और पशुओं के प्रति क्रूरता की रोकथाम जल्लीकट्टू का संचालन नियम 2017 को चुनौती दी गई थी। अदालत ने इन्हें बरकरार रखते हुए कहा है कि तमिलनाडु में यह पारंपरिक खेल सदियों से चला आ रहा है। साथ ही अदालत ने यह भी पाया कि 2017 का संशोधन अधिनियम और नियम संविधान की समवर्ती सूची की प्रविष्टि 17 और अनुच्छेद 51A(G) के अनुरूप हैं। समवर्ती सूची की प्रविष्टि 17 जानवरों के प्रति क्रूरता की रोकथाम से संबंधित विषय है, जबकि अनुच्छेद 51A(G) मौलिक कर्तव्य के रूप में प्यार करने वाले जीवों के प्रति दया का प्रावधान करता है। इसके अलावा अदालत ने यह भी कहा है कि राज्य के ये कानून संविधान के अनुच्छेद 14 और 21 का उल्लंघन नहीं करते हैं। आपको बता दें कि 2014 में सर्वोच्च न्यायालय भारतीय पशु कल्याण बोर्ड बनाम नागराज फैसले के तहत जल्लीकट्टू पर रोक लगा दिया था। जल्लीकट्टू को एरुथा झुवुथल के नाम से भी जाना जाता है। यह तमिलनाडु के ग्रामीण इलाकों में पोंगल के त्योहार के दौरान आयोजित किए जाने वाला एक पारंपरिक खेल है। इस खेल में सांडों या बैलों पर काबू पाना होता है। इस खेल का आयोजन हर साल जनवरी के मध्य में मट्टू पोंगल के दौरान होता है। जल्लीकट्टू तमिलनाडु के दो शब्दों जल्ली और कट्टू को जोड़कर बना है। इसका मतलब बैलों के सींग में बांधे सोने या चांदी के सिक्के होते हैं। इन सिक्कों को बैल के सींगों से निकालने वाले को विजेता माना जाता है। इस खेल के 3 प्रकार होते हैं, वांटी मंजू विराट्टू, वेली विराट्टू और वाटम मंजू विराट्टू। जल्लीकट्टू की शुरुआत तमिलनाडु के प्राचीन क्षेत्र मुलाई से मानी जाती है। इसका आयोजन खिलाड़ियों को अपनी वीरता दिखाने के लिए एक अवसर के रूप में किया जाता है। 2000 साल पुराने संगम साहित्य के मुताबिक इस खेल का आयोजन प्राचीन काल में स्वयंवर के तौर पर होता था। इसमें विजेता को लड़की का वर बनने का मौका मिलता था। वहीं कंबाला नवंबर से मार्च महीने के दौरान भैंसों की सालाना दौड़ को कहा जाता है। इसका आयोजन केरल के सटे दक्षिण कन्नड़ और उडुपी जिलों में किया जाता है। इस महीने के दौरान इस खेल का आयोजन राज्य के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग वक्त पर होता है। पहले इस खेल में विजेताओं को नारियल दिए जाते थे, मगर अब गोल्डन मेडल और ट्रॉफी दिए जाते हैं। एक मान्यता के मुताबिक कर्नाटक के कृषक समुदाय के बीच 800 साल पहले इस खेल का आयोजन शुरू हुआ था। यह पर्व भगवान शिव के अवतार कहे जाने वाले भगवान मंजुनाथ को समर्पित किया जाता है। कहा जाता है कि इस खेल के जरिए अच्छी फसल के लिए भगवान को खुश किया जाता है। एक दूसरी मान्यता के अनुसार यह शाही परिवार का खेल था। चलिए अब वक्त है आज के बुलेटिन पर आधारित प्रश्नों को जानने का। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। पारंपरिक पशु खेल और उससे संबंधित राज्य। बैलगाड़ी दौड़ केरल, कंबाला कर्नाटका, जल्लीकट्टू तमिलनाडु। उपयुक्त युग्मों से कितने सही सुमेलित हैं? केवल एक युग्म, केवल 2 युग्म, सभी तीनों युग्म या फिर कोई नहीं। अगला प्रश्न है, भूकंप के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आमतौर पर भूकंप का संबंध भूभौतिकी घटनाओं से होता है, जबकि सुनामी का संबंध जलवायविक घटनाओं से होता है।
दुनिया में सबसे बड़ी और अधिक भूकंप की घटना परिप्रशांत भूकंप की पेटी में देखने को मिलती है। परिप्रशांत भूकंप की पेटी में पृथ्वी पर आने वाले बड़े भूकंपों के करीब 81% मामले दर्ज किए जाते हैं। उपयुक्त में से सही कथन या कथनों का चुनाव कीजिए। केवल एक, केवल 1 और 3, केवल 2 और 3, 1 और 4 दोनों। चलिए अब बारी है पिछले बुलेटिन पर आधारित प्रश्नों को जानने की और उसके सही उत्तरों को समझने की। पहला प्रश्न था, कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म CBAM का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? यूरोपियन यूनियन, आसियान, सार्क या फिर USA? इसका सही जवाब है विकल्प ए यानी यूरोपियन यूनियन। अगला प्रश्न था, G7 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस बार G7 समिट का आयोजन जापान के हिरोशिमा शहर में हो रहा है। यूरोपीय संघ इस ग्रुप का हिस्सा है और रोटेशन के आधार पर इसकी अध्यक्षता करता है। इसका स्थायी सचिवालय फ्रांस के पेरिस में है। उपयुक्त में से सही कथन या कथनों का चुनाव कीजिए। केवल एक, केवल 1 और 3, केवल 2 और 3, केवल 1 और 4। इसका सही जवाब है विकल्प ए यानी पहला कथन सही है। यूरोपीय संघ G7 ग्रुप का एक हिस्सा है मगर इसकी अध्यक्षता नहीं करता है। वहीं G7 का कोई स्थायी सचिवालय नहीं है। फिलहाल आज के बुलेटिन में इतना ही। फिर कल आपके सामने हाजिर होंगे सप्ताह भर की सभी खबरों के संकलन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।